पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। और पिछले क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5.1 से लेकर 5.6 तक। उसमें से कुछ छात्रों ने जो प्रॉब्लम भेजा है तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.2, व्हाई डज फिजिजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, घटता है, ऐसा क्यों? तो जैसा कि हम जानते हैं फिजिजॉर्प्शन यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व्ड होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का निष्कासन होता है, हीट इवॉल्व होता है, वह प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाता है। जैसे यहां एडजॉर्बेंट के रूप में कोई सॉलिड सबस्टांस लेते हैं, एडजॉर्बेंट के रूप में गैस लिया गया तो यह जो गैस है यह सॉलिड पर एडजॉर्ब हो जाता है। गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड और हीट इवॉल्व होता है, तो यह रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब यहां पर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तब यह इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर यह इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। दैट इज गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द एडजॉर्ब्ड सरफेस। इस एडजॉर्ब सरफेस सॉलिड के सतह से गैस का निष्कासन हो जाता है और इसीलिए फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5.2। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5.3, व्हाई आर पाउडर्ड सरफेस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट्स देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म की तुलना में पाउडर्ड सबस्टांस अधिक इफेक्टिव होता है, अधिक प्रभावशाली एडजॉर्बेंट होता है। क्यों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सरफेस है वह कम होता है पाउडर्ड सबस्टांस की तुलना में। जैसे अगर ये मार्कर है, यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, अगर इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाए, महीन कणों में पाउडर्ड बना लिया जाए, तब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि पाउडर्ड सबस्टांस का सरफेस एरिया अधिक होता है क्रिस्टलाइन सबस्टांस की तुलना में और इसीलिए एडजॉर्प्शन अधिक होता है। पाउडर्ड सबस्टांसेज हैव ग्रेटर सरफेस एरिया as compared to their crystalline form। क्रिस्टलाइन फॉर्म की तुलना में पाउडर्ड सबस्टांस का सरफेस एरिया अधिक होता है। ग्रेटर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन उतना अधिक होगा। एंड हेंस, और इसीलिए पाउडर्ड सबस्टांसेस आर मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट, और यही कारण है पाउडर्ड सबस्टांस का चूंकि सरफेस एरिया अधिक होता है इसीलिए यह मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट का काम करता है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5.6, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस, कैटालाइसिस के प्रोसेस में। डिजॉर्प्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन।
अगर किसी पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आकर जमा होता है, एकत्रित होता है, चिपक जाता है, तो यह कहलाया एडजॉर्प्शन। और अगर उस पदार्थ के सतह से उस पदार्थ को सरफेस से जब हटा लिया जाए तब यह प्रोसेस कहलाता है डिजॉर्प्शन। तो कैटालाइसिस प्रोसेस में जब डिजॉर्प्शन होता है तो उस कैटालिस्ट के सतह से प्रोडक्ट को अलग कर लिया जाता है डिजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा। तो इस तरह से प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए डिजॉर्प्शन का उपयोग किया जाता है। डिजॉर्प्शन makes the surface of solid catalyst free for fresh adsorption of the reactant on the surface। डिजॉर्प्शन प्रोसेस में सॉलिड कैटालिस्ट के सतह से प्रोडक्ट को हटा लेते हैं, जो रिएक्टेंट उस पर एकत्रित होता है। सॉलिड कैटालिस्ट के सतह से फ्रेश एडजॉर्प्शन होता है रिएक्टेंट का उसके सरफेस से। इस तरह से प्रोडक्ट को प्राप्त करने में यह मदद करता है डिजॉर्प्शन। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.4। इन हैबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन विथ स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ऑक्साइड NiO एज कैटालिस्ट। हैबर प्रोसेस में जो हाइड्रोजन का हम लोग उपयोग करते हैं, उस हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है मीथेन और स्टीम दोनों को रिएक्शन के फलस्वरूप निकेल ऑक्साइड की उपस्थिति में NiO जो कैटालिस्ट का काम करता है। द प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग। इस प्रोसेस को स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं। Why is it necessary to remove कार्बन मोनोऑक्साइड? यह क्यों आवश्यक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव किया जाए, दूर किया जाए, हटाया जाए? When ammonia is obtained by Haber's process। हैबर्स प्रोसेस में जब हम अमोनिया बनाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों रिमूव किया जाता है? तो पहले हम लोग यहां देखें, अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर्स प्रोसेस के द्वारा। और ये अमोनिया का निर्माण होता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कैटालिस्ट की उपस्थिति में। आयरन कैटालिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर। प्रमोटर आप पढ़े थे, वह सबस्टांस जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, कैटालिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ा देता है, वह प्रमोटर कहलाता है। तो इस तरह से अमोनिया का निर्माण होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम एट 723 केल्विन एंड 200 बार प्रेशर। तो इस तरह से हम लोग अमोनिया बनाने के लिए आवश्यकता होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। अब सवाल उठता है, यह हाइड्रोजन आया कहां से? तो यह हाइड्रोजन आता है जब मीथेन और स्टीम जलवाष्प दोनों को रिएक्ट कराते हैं निकेल ऑक्साइड की उपस्थिति में, तब हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। अब यहां क्वेश्चन कहता है कि यहां जो अमोनिया बनाया गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, यह हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है, यह हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है मीथेन और स्टीम के रिएक्शन के फलस्वरूप। जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन का यहाँ पर हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाने में उपयोग करते हैं, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ से हटा लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह पॉइजन का काम करता है, कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन वह होता है जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है,
इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह कैटलिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। नाउ बिफोर हाइड्रोजन इज फेड टू कैटलिस्ट चैम्बर, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज टू बी रिमूव्ड। जब हम हाइड्रोजन को डालते हैं कैटलिस्ट चैम्बर में, तो उससे पहले यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा लिया जाता है पूर्णतः, कंप्लीटली, बिकॉज क्योंकि इट पॉइजन्स द कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के बनाने में जो कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं आयरन का, आयरन के लिए यह कार्बन मोनोऑक्साइड कैटालाइटिक पॉइजन का काम करता है, जो आयरन के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। पॉइजन, यह पॉइजन का काम करता है। इट पॉइजन्स द कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड डिक्रीजेज इट्स इफिशियंसी। कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि आयरन की इफिशियंसी को डिक्रीज कर देता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। आप केवल इतना याद रखिए, बस यहां बिकॉज यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों रिमूव किया जाता है जब अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं हैबर्स प्रोसेस में। बस आप एक सेंटेंस याद रखिए, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इट पॉइजन्स द कैटलिस्ट used in the manufacture of ammonia and decreases its efficiency। चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यह पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन का काम करता है। कैटालिस्ट जो है यहाँ पर आयरन के एक्टिविटी को, इफिशियंसी को डिक्रीज कर देता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.5, why is the ester hydrolysis slow in the beginning and becomes faster after some time? ये क्वेश्चन कहता है जब हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यह प्रारंभ में स्लो रहता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह फास्टर हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ईस्टर आप पढ़े हैं RCOOR डैश, R एल्काइल ग्रुप कहते हैं, जो मिथाइल इथाइल हो सकता है। तो ये हुआ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस किया गया, यहां से एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बन गया R-OH, अल्कोहल। H जुट गया ऑक्सीजन में, ये बन गया RCOOH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और R-OH ये अल्कोहल बन गया। तो यहां जो यह एसिड बनता है, यह स्वयं कैटलिस्ट का काम करता है, और यह कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और जिसके कारण यह फास्टर हो जाता है। यहां पर यह RCOO-H+ आयन ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है, और इस तरह के प्रोसेस को ऑटो कैटालाइसिस भी कहा जाता है। तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अल्कोहल बना। द एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन के फलस्वरूप यहां जो एसिड बना, एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, यह कैटलिस्ट का काम करता है। फॉर द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए, हैंस द रिएक्शन बिकम्स फास्टर आफ्टर सम टाइम, इसीलिए कुछ समय के पश्चात यह रिएक्शन फास्टर हो जाता है, और इस तरह के घटना को ऑटो कैटालाइसिस फिनोमेनन भी कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5.5। नाउ अनदर क्वेश्चन, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन की कोई दो विशेषताओं का वर्णन करें। द टू इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीजॉर्प्शन आर, फर्स्ट, हाई स्पेसिफिसिटी,
यह केमीजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। केमीजॉर्प्शन अति विशिष्ट होता है। इट अकर्स ओनली if there is a possibility of bond formation between adsorbent and adsorbate molecule। केमीजॉर्प्शन तभी होगा जब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट दोनों मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन की संभावना हो, तभी यह केमीजॉर्प्शन होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इरिवर्सिबिलिटी। यह केमीजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। एज केमीजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द कंपाउंड फॉर्मेशन। केमीजॉर्प्शन में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप। इट इज जनरली इरिवर्सिबल, इसीलिए यह इरिवर्सिबल होता है। तो यह सब था इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था। इस सब को रिवीजन करिए, इसको मन लगा के पढ़िए। फिर हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। इस सब को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए, इस सब को रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट।